हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एक सीरीज के रूप में पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप सब लोग मेरे साथ उस सीरीज में उसी क्रम में रोजाना रूटीन के साथ इस वीडियो सीरीज को अटेंड करते होंगे, एक कॉपी बनाकर सारा कंटेंट लिखते होंगे, याद करते होंगे और बेहतरीन तरीके से आपने अपनी पढ़ाई को अभी से शुरू कर दिया होगा। 2025 का एग्जाम तो जब होगा तब होगा, लेकिन क्या हम अपने आप में तैयार हैं? ये प्रश्न अगर हमने अपने आप से पूछना शुरू कर दिया तो रोज रात को सोते टाइम अपने आप से पूछिए कि क्या मैं तैयार हूं। जिस दिन अंदर से आवाज आए कि हाँ मैं तैयार हूं, उस दिन हम मानेंगे कि अपनी तैयारी पूरी तरह से हो गई है। इस ल्यूसेंट सीरीज के साथ वे सभी लोग जो कि वनडे एग्जाम्स भी पढ़ रहे हैं, वे सब इसको याद करें, इसको बहुत अच्छे से याद करके आगे बढ़े। इसीलिए इसको धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में मैं आप सब लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल टॉपिक पे आते हैं। कल हमने मौर्योत्तर काल की बात की थी। जब मौर्योत्तर काल आया तो हमने शब्द का अर्थ समझा था कि मौर्योत्तर काल मतलब कि मौर्य के उत्तर का अर्थात बाद का। तो मौर्य के बाद में दो घटनाएं घटित होती हैं। भारत जो कि पूरे मौर्य साम्राज्य के तहत आता था या मौर्य साम्राज्य ने उसे एक कर दिया था, अब वो भारत अन्य लोगों के कब्जे में या धीरे धीरे छोटे छोटे शासकों के कब्जे में जाने लगता है। तब हम दो प्रकार के शासक पढ़ते हैं, एक देशी उत्तराधिकारी और एक विदेशी उत्तराधिकारी। कल का जो वीडियो था उस वीडियो में हमने देशी उत्तराधिकारियों में 3 लोगों को, जिसे हमने एक शब्द बना करके याद कर लिया था। हमने शब्द याद रखा था शेक्सपियर वाला सेक्सी, है ना। तो स से शक हुआ, कर्ण शक के बाद में हमने मतलब तीनों को हमने जो है क्रम से याद कर दिया था, शुंग से लेकर शुंग कण्व, ये दोनों मूल रूप से हमें याद रखने हैं। सातवाहन में आंध्र का सातवाहन लगा रहे तो वही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। शुंग कण्व और सातवाहन ये 3 हमने देशी उत्तराधिकारी पढ़े थे। आज हम विदेशी उत्तराधिकारियों की बात करने वाले हैं, जिसमें हम 4 लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले यवन आएंगे, फिर शक आएंगे, फिर पल्लव आएंगे और फिर कुषाण आएंगे। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट हमें याद रखना है, शक पल्लव कुषाण, और शक पल्लव कुषाण के पहले यवन। हमने कल जो पढ़ा उसे इस फॉर्मेट में हमने देखा था कि मौर्योत्तर काल में 2 प्रकार के उत्तराधिकारी बनते हैं, देशी और विदेशी। आप सब लोगों के दिमाग में ये सेटअप या एक क्रम पूरी तरह चलता रहे कि ये जो पूरा भारत था, ये भारत अब 2 प्रकार की शक्तियों के अधीन होने वाला है। कुछ क्षेत्र पर, इधर वाले कुछ क्षेत्रों पर विदेशी लोगों का कब्जा होगा, बाकी सब क्षेत्र पर भारतीय लोगों का कब्जा होगा। अर्थात भारत के छोटे छोटे शासन बन गए, जिन्हें हमने देशी कहा और विदेशी कहा। देशी में हमने शुंग ये पढ़ लिया है, कण्व पढ़ लिया है, कण्व पढ़ा, और फिर सातवाहन पढ़ लिया। आप सबको पता है कि सातवाहन जो है वो दक्षिण वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में था। शुंग जो है वो यहाँ वाले क्षेत्र में था, और कण्व बहुत कम समय के लिए रहता है, उसकी बात नहीं करते। विदेशी उत्तराधिकारी में सबसे पहले यवन आते हैं। तो यवन याद रखिएगा आप लोग, यवन को हम हिंद यूनानी भी कह सकते हैं, हिंद यूनानी भी कहा जाए तो वही बात है। और उसके बाद यवन या यवन और हिंद यूनानी एक ही शब्द है, कहने का डिफरेंस है केवल। फिर शक आएंगे, फिर पहलव आएंगे और फिर कुषाण आएंगे। इस प्रकार 4 आक्रमणकारी भारत में आते हैं। चलिए इनको क्रम से पढ़ लेते हैं। इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, मैं इसलिए अब इस पर बात नहीं करूंगा। अब हम केवल विदेशी उत्तराधिकारियों की बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले हिंद यवन पढ़ेंगे, शक पढ़ेंगे, पल्लव पढ़ेंगे और कुषाण पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर यवन लिखा रहा है तो भी वही बात है, अगर हिंद यूनानी लिखा रहे तो भी वही बात है, इनमें कोई अंतर नहीं है। आप सब लोगों को मौर्य के आने से पहले मैं 2 लोगों को पढ़ा चुका हूं कि उससे पहले हमारे देश में 2 लोग आ चुके हैं। सबसे पहले ईरानी आए और फिर यूनानी आए थे। तो यूनानी और ईरानी ये 2 पहले ही हमारे यहाँ शासन करने के लिए आक्रमण कर चुके थे, 2 विदेशी साम्राज्य।
हमने ईरानियों में पढ़ा, यूनानियों में पढ़ा, यहाँ सिकंदर भी पढ़ा था हमने। सिकंदर महत्वपूर्ण शासक था जिसने हमारे देश में कुछ क्षेत्र पर कब्जा किया, लेकिन बाद में मौर्य साम्राज्य ने उसको खदेड़कर बाहर किया। लेकिन जैसे ही मौर्य अपनी स्थिति को खराब पाता है या वो मौर्य साम्राज्य जब टूटने लगता है तो फिर विदेशी आक्रमणकारी फिर से आते हैं। उसमें यवनों में डेमेट्रियस नाम का राजा, शकों का संस्थापक वासुदेव, पल्लव का मेथोडोडेटस और कुषाणों में कुजुल कटफिसेस, ये 4 प्रकार के शासक आते हैं। हमको पहला प्रश्न यहां से कंप्लीट करना है, इन सबकी डिटेल पे आते हैं हम, लेकिन हमें इनका क्रम याद करना है क्योंकि यूपी पीसीएस जो एग्जाम है या यूपी पीएससी जो एग्जाम है वो यहां से 3-4 बार क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से पूछ चुकी है कि इनका क्रम बताइए। तो क्रम आपको याद होना चाहिए कि हमारे यहाँ विदेशी आक्रमणकारी में मौर्य के पहले 2 लोगों ने आक्रमण किया था, एक का नाम ईरानी था और दूसरे यूनानी थे। फिर आते हैं हिंद यूनानी। अब याद कैसे करें, तो हम यहां से निकाल लेते हैं ही, फिर यहां से निकाल लेते हैं सक, तो ये एक शब्द बन गया हिंसक। क्या हो गया? हिंसक। पहले तो विदेशी आक्रमणकारी कैसे थे? हिंसक थे, याद हो जाएगा, हिंसक। तो हिंद यूनानी और शक। तो जैसे ही शक होता है हमें, है ना, पल भर, देखो पलक, पलक झपकते ही हमें, देखो हिंसक, हिंसक जब कोई जानवर हमारे ऊपर कब्जा करना चाहता है विदेशी आक्रमणकारी, तो वो हिंसा का सहारा लेकर या हिंसक होकर पलक झपकते ही हम पर कब्जा कर लेता है। तो पलक से पल से हो जाएगा पल्लव और क से हो जाएगा कुषाण। ये इनका क्रम है, याद रखिएगा। मैंने बड़े छोटे से कोड में आपको 4 बातें बताई। एक शब्द याद रखना, हिंसक और पलक। कैसे याद करोगे? हिंसक प्राणी पलक झपकते ही कब्जा कर लेता है, या हिंसक विदेशी आक्रमणकारी, क्योंकि हमें विदेशी आक्रमणकारी याद करना है ना। तो हिंसक विदेशीकारी आक्रमणकारी में पहला है हिंद यूनानी, दूसरा है शक से शक, फिर पल से पल्लव और क से कुषाण। ये 4 इसी क्रम में भारत पर अलग अलग समय पर आक्रमण करते हैं, एक के बाद एक। हमको इनकी डिटेल याद करनी है। चलिए हिंद यूनानी या यवन पर चलते हैं। यवन कह दो या हिंद यवन कह दो, हिंद यूनानी कह दो, एक ही बात है। आगे बढ़े, अब हिंद यूनानियों की बात करेंगे, हिंद यवन की बात करेंगे। तो हिंद यवनों में सबसे पहला जो राजा होता है वो डेमेट्रियस होता है। क्या होता है? डेमेट्रियस। तो देखो हिंद यवन, तो हिंद में तो बहुत है दम, तो दम से हो जाएगा डेमेट्रियस। ये नाम थोड़े से गड़बड़ है इन लोगों के, इसलिए मुझे कोड बनाने पड़ रहे हैं। हिंद में बहुत है दम, तो दम से डेमेट्रियस, दम ना, तो दम से हो गया डेमेट्रियस। तो डेमेट्रियस जो है वन, वो पहली बार आक्रमण करता है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम हिंद यवन आक्रमणकारी डेमेट्रियस प्रथम था, जो बैक्ट्रिया का शासक था। बैक्ट्रिया उस जमाने में एक देश हुआ करता था, मत डिटेल में समझो कि क्या था। डेमेट्रियस के पश्चात भारत में यवन की 2 शाखाएं बन जाती हैं, एक तो डेमेट्रियस के नाम से और एक यूक्रेटाइस के नाम से। तो जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं ना कि मानव शरीर में कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, एक प्राथमिक कोशिका और यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो देखो एक होती है प्राथमिक और एक होती है द्वितीयक। तो वैसे ही यहाँ 2 प्रकार के यवन बढ़ जाएंगे। प्राथमिक में वो जो आया था डेमेट्रियस, ये हो जाएगा, और द्वितीयक में हो जाएगा यूकेरियोटिक से बना लो यूक्रेटाइस। यूक्रेटाइस तो एक बार प्राथमिक द्वितीयक से यूक्रेटाइस और प्रोकैरियोटिक दोनों टाइप की 2 कोशिकाएं याद हो गई। ये 2 शाखाएं बन गई। इसकी राजधानी, डेमेट्रियस की राजधानी शाकल होती है। क्या होती है? शाकल, जो कि सियालकोट में है। सियालकोट वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में। और इसकी राजधानी जो है वो तक्षशिला होती है। क्या होती है? तक्षशिला, याद रख लेना तक्षशिला। ये भी महत्वपूर्ण शाखा थी। तो 2 शाखा में ये बटे, लेकिन दोनों को अगले जो आने वाले शासक है वो दोनों को हरा करके सब पे कब्जा कर लेंगे। थोड़ी सी बात यहां से इंपॉर्टेंट है। एक महत्वपूर्ण राजा जिसका नाम है मिनांडर। क्या नाम है? मिनांडर। मिनांडर उस जमाने में भारत आता है जब भारत के ज्यादातर क्षेत्र पर शुंगों का कब्जा होता है, और शुंगों में सबसे पहला राजा होता है पुष्यमित्र शुंग, जो कि मैं कल की क्लास में पढ़ा चुका हूं। पुष्यमित्र भार्गव जो इंदौर के मेयर है, उनके नाम पे हमने इसका नाम याद कर लिया। तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा
पराजय से वापस लौटना पड़ा किसको, मिनांडर को। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नो में मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन, ये दो नाम याद रखना। मिलिंद पन्नो जो है वो एक पुस्तक का नाम है, एक बौद्ध ग्रंथ का नाम है, जिसमें मिनांडर नाम का जो राजा है, जो कि हिंद यवन राजा है, उसके और नागसेन के बीच में हुए प्रश्न उत्तर, वो पूछता है कि जीवन क्या है, फिर जीवन का उद्देश्य क्या है, ऐसे कुछ प्रश्न पूछता है। और नागसेन जो कि एक बौद्ध भिक्षु होता है, कौन होता है ये, बौद्ध भिक्षु, ये उत्तर देता है। तो मिनांडर उससे इतना प्रभावित होता है कि वह अपना धर्म छोड़कर इसके धर्म को, मतलब बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो उनके वाद विवाद और उसके उपरांत बौद्ध अनुयायी बनने की कथा का वर्णन हमें कहां मिलता है, मिलिंद पन्नो नाम की किताब में मिलता है। कहीं कहीं पे इसका नाम मिलिंद में मिला है, मिलिंद पन्नो अर्थात मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद पन्नो शब्द का मतलब क्या होता है, मिलिंद पन्नो। ये किताब जो है इसका शाब्दिक अर्थ है मिलिंद के प्रश्न, क्या है, मिलिंद के प्रश्न और नागसेन के उत्तर। तो मिलिंद भी नाम इस राजा को मिलता है, मिनांडर जिसे हम कह रहे हैं। दूसरी जो शाखा थी ये डेमेट्रियस शाखा का व्यक्ति था। दूसरी शाखा जो है वो यूक्रेटाइस वंश कहला रही है। उसकी राजधानी तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है, दोनों ही पाकिस्तान में स्थित थे, इसलिए इनको हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते। शुंग के शासनकाल में भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में एक राजदूत जो है वो ये डेमेट्रियस पहुंचाता है, जिसका नाम है हेलियोडोरस। और ये हेलियोडोरस जो है वो विदिशा में आकर शुंगों से इतना ज्यादा प्रभावित होता है कि वो हिंदू धर्म या भागवत धर्म या ब्राह्मण धर्म अपना लेता है, और वो विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना करेगा। अब गरुड़ ही क्यों, क्योंकि हिंदू धर्म के उस समय प्रमुख देवता थे विष्णु, और विष्णु का वाहन था गरुड़, इसलिए यहाँ गरुड़ स्तंभ की बात की जा रही है। गरुड़ स्तंभ स्थापित करता है, ये आज भी विदिशा में है, क्वेश्चन पूछा जाता है। गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने की थी, तो शुंग के शासनकाल में। किसने, शुंग के शासनकाल में, क्योंकि शुंगों की राजधानी थी विदिशा। तो शुंग के शासनकाल में इस डेमेट्रियस यूक्रेटियस के राजदूत, क्या नाम है राजदूत, हेलियोडोरस, वो उसके द्वारा गरुड़ स्तंभ की स्थापना की जाती है। ये प्रमुख बातें हमें यहां से याद करनी है। हमने हिंद यवन याद कर लिया, लेकिन हिंद यवन जब भारत में आते हैं, जब दो संस्कृतियां आपस में मिलती है तो एक संस्कृति दूसरी को कुछ सिखा देती है। तो हमने इनको क्या सिखाया वो हम नहीं याद कर रहे हैं, हमने इनसे क्या सीखा वो हमें याद करना है। देखो ये यवन है और ये हिंद है या भारत है, तो जब भारत में ये लोग आएंगे तो हम इनसे कुछ ना कुछ सीख लेंगे। तो वो जो हमने इनसे सीखा वो क्या है, वो हमें पॉइंट वाइज याद करना है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया 190 ईसा पूर्व में, और उसने अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इसने शाकल को अपनी राजधानी बनाया। फिर ये दो शाखाओं में टूट जाते हैं, एक होती है डेमेट्रियस और एक होती है यूक्रेटियस की शाखा। यूक्रेटियस वाले तक्षशिला को राजधानी बनाते हैं और डेमेट्रियस वाले शाकल को राजधानी बनाते हैं। इसकी राजधानी जो शाकल आधुनिक सियालकोट जो कि शिक्षा का एक केंद्र बनती है। मिनांडर ने नागसेन अर्थात नागार्जुन से कुछ क्वेश्चन पूछे, उसके बदले में नागार्जुन या नागसेन ने जो उत्तर दिए उसी से एक किताब बनी जिसे हम मिलिंद पन्नो कहते हैं, और इसने बौद्ध धर्म अपना लिया और ये बौद्ध धर्म लेकर जाता है फिर यूनान, और यूनान में सब लोग बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, तो बौद्ध धर्म का प्रसार होता है। मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक में संग्रहित है जिसका नाम मिलिंद पन्नो है, अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद के प्रश्नों का संग्रह। आगे बढ़ते हैं, इसी में हमें कुछ बातें याद रखनी है। भारत में सबसे पहले हिंद यवनों ने या इन्हीं लोगों ने सोने के सिक्के चलाए। अभी तक भारत में कभी भी सोने के सिक्के नहीं चलते थे। देखो हमने हड़प्पा की बात की, वहां तांबे के सिक्के थे। हमने जब मगध की बात की तो वहां लोहे के सिक्के बनने लगे, या लोहा वहां प्रमुख था, हड़प्पा में तांबा प्रमुख था, लेकिन अभी तक सोना नहीं बनाते थे हम, सोने के सिक्के नहीं होते थे। तो सोना अभी तक भारत में पैदा भी नहीं होता है क्योंकि वो तो दक्षिण में मिलेगा। तो सोने के सिक्के यही भारत में लेकर आते हैं। ये क्वेश्चन बनेगा, पहली बार भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए, तो यवनों ने चलाए। किसने चलाए, यवनों ने। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो भी इसी वीडियो में आपको दिखेगा कि कुषाणों ने चलाए। ये हमें दो बात याद रखनी है। प्राचीन कला चलाई जिसे हेलोस्टनिक आर्ट कहते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और इस हेलोस्टनिक आर्ट से ही निकली है गांधार कला। क्या निकली है, गांधार कला।
तो गांधार कला किस कला का प्रतिरूप है? ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि गांधार कला किस कला का प्रतिरूप है, तो आंसर होगा हेलेनिस्टिक आर्ट, जो कि क्या थी? जो कि यूनानियों की मूर्ति बनाने की एक कला थी। आगे बढ़ते हैं। यूनानियों ने ही पर्दे, अब ये वो वाला पर्दा नहीं है, पर्दे में रहने वाला मतलब पर्दा कर लो जो महिलाएं पर्दा करती है, वो पर्दे की बात नहीं है। ये पर्दा मतलब वो पर्दा जिसपे हम नाटक करते हैं, प्रचलन आरंभ किया, जिससे भारतीय नाटक कला का विकास होता है। और भारत में आज भी संस्कृत में जो नाटक होते हैं ना, उनको यवनिका कहते हैं। क्या कहते हैं? यवनिका। क्यों कहते हैं इसे? यवनिका शब्द पे फोकस करो। यवन द्वारा लाया गया, तो यवनों का अर्थात यवनिका, ये यवन और ये इनका का, तो यवनिका। आज भी जो मंच होता है ना, उसे यवनिका कहा जाता है संस्कृत में। मंच जिसपे नाटक होते हैं, हम जो मूवीज देखते हैं ना, ये रंगमंच की बात है, तो ये रंगमंच जो है ना, उसे यवनिका या पर्दा कहा जाता है। पर्दे पर मैं भी आपको दिखाई दे रहा हूं, तो ऐसे इस पर्दे की शुरुआत यवनों ने भारत में की है। 4-5 चीजें याद करके ना, सोने के सिक्के चलाए, पर्दे की पर्दा प्रथा नहीं है, ये पर्दा प्रथा मत कर लेना, पर्दा प्रथा दूसरे लोग करेंगे। पर्दे की शुरुआत अर्थात नाट्य शास्त्र की शुरुआत, और साथ में हेलेनिस्टिक आर्ट की शुरुआत, ये 2-3-4 चीजें इन्होंने की। ये खत्म हो गई कहानी, यवन हमने पूरी तरह पढ़ लिया। अब हम आते हैं शकों पर। किस पे आएंगे? शक कौन है भैया? शक जो है वो ईरान नाम के देश, कहां? ईरान नाम के देश में रहने वाले लोग हैं। ईरान जो कि मध्य एशिया कहलाता है। अभी ईरान फिरान छोड़ो, ईरान में नहीं चढ़ना है आपको, मध्य एशिया याद रखना है। ये लोग चारा अपने पशु चराते थे और वहां पे बर्फ पड़ती है, तो बर्फ के कारण वो लोग आ गए चारे की खोज में भारत। तो भारत में क्यों आए थे ये शक आए थे चारागाह की खोज में। और चारागाह की जब खोज में ये लोग भारत आते हैं, तो 5 अलग अलग ब्रांच में शक जो है वो 5 अलग अलग ब्रांच में बट करके भारत पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। शकों की पहली जो शाखा है वो अफगानिस्तान पर कब्जा करती है, या अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करती है। दूसरी जो शाखा है वो पाकिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश करती है। तीसरी शाखा मथुरा पर कब्जा करने की कोशिश करती है। चौथी शाखा जो है वो पश्चिमी भारत, अच्छा गुजरात, पश्चिमी भारत कहां पर है? गुजरात की बात हम कर रहे हैं, तो गुजरात की बात। और 5वीं जो शाखा है वो दक्षिण अर्थात दक्कन के उत्तरी हिस्से में कब्जा करने की कोशिश करती है। इसको नक्शे में देख लेते हैं तो याद रह जाएगा। देखो, ये भारत का एक सुंदर सा नक्शा हम बना लेते हैं, जिसमें ये 5 अलग अलग शाखाओं से घुसेंगे। तो सबसे पहले यहाँ अफगानिस्तान पर, फिर दूसरी शाखा यहाँ पाकिस्तान पर, तीसरी शाखा यहाँ मथुरा पर, चौथी शाखा जो है वो इस वाले क्षेत्र में पश्चिमी भारत पर, और 5वीं शाखा उत्तरी दक्कन पर। लेकिन याद ये रखना है कि इन 5 शाखाओं में केवल एक शाखा थोड़ा सा अच्छा काम करती है, परफॉर्म करती है और थोड़ा कब्जा कर पाती है। बाकी शाखाओं को भारत के राजा काट पाट कर भगा देते हैं। तो शकों में बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना, इन पे शक भी नहीं करना, बेचारे आए और भगा दिए गए, लेकिन ये फिर भारत का अंग बन जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि शक जो है वो भारत में 5 अलग अलग शाखाओं में बंट करके आए थे। पहली शाखा ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन थोड़े दिन तक उनका शासन चला और फिर भगा दिए गए। दूसरी शाखा जो पंजाब अर्थात भारत के पंजाब में, ये पाकिस्तान वाले पंजाब की बात है, तो वहां पर आते हैं और इनकी राजधानी तक्षशिला रहती है। तीसरी शाखा जो है वो मथुरा पर आती है और ये उज्जैन पर भी आते हैं, और इन्हीं को राजा विक्रमादित्य जो कि गुप्त साम्राज्य का राजा है वो हरा करके कूट करके भगाएगा इनको। चौथी शाखा जो है वो पश्चिमी भारत अर्थात गुजरात पर कब्जा करती है, और 5वीं शाखा जो है वो उत्तरी दक्कन पर कब्जा करती है। ये हमें 5 शाखाओं की बात याद रखनी है कि कौन 5 शाखाओं में बंटकर भारत पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो शक भारत पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। शक कहां से आए थे? तो शक मध्य एशिया से आए हैं, ये भी याद रख लेना। इन शकों में केवल एक ही, ये जो उज्जैन वाली जो शाखा है या उज्जैन और मथुरा वाली जो शाखा है, ये पहले आकर बसते हैं उज्जैन, लेकिन उज्जैन का राजा होता है विक्रमादित्य, वो इनको कूट देता है अच्छे से और भगा देता है, तो ये जाकर बैठ जाते हैं मथुरा में। तो कुछ समय इनका मथुरा पर कब्जा रहता है। इनके बारे में हम कुछ बातें हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इनमें जो राजा है
वो शकों का राजा रुद्रदामन याद रखना है, जो कि गुजरात वाली ब्रांच का है ना। ये रुद्रदामन जो है ना वो गुजरात वाली ब्रांच का है, और रुद्रदामन अभिलेख भी हम पढ़ेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से इतने में से कुछ ही फैक्ट हमें निकालने हैं। यह उज्जैनी शाखा में सबसे प्रसिद्ध शक शासक था। कौन था? ये शक शासक रुद्रदामन। इसके विषय की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा जूनागढ़ अभिलेख? जिससे हमें मौर्यों के बारे में भी जानकारी मिलती है ना। मौर्य शासन अशोक का नाम अशोक कहां मिला? जूनागढ़ अभिलेख में, तो वो वही है। सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण भी इसने करवाया। किसने करवाया? तो सुदर्शन झील जो है उसका पुनर्निर्माण इस रुद्रदामन नाम के राजा रुद्रदामन प्रथम ने करवाया, जो कि एक शक शासक है। रुद्रदामन जो था वो बहुत व्याकरण पढ़ा लिखा व्यक्ति था, राजनीतिज्ञ था, संगीतज्ञ था और तर्क शास्त्री का पंडित था। ऐसी बहुत सारी विशेषताएं उस राजा में थी और बहुत सारी उसने किताबें ग्रंथ भी लिखे। शकों के अंतिम शासक के रूप में हम रुद्र सिंह द्वितीय को जानते हैं। तो एक तो रुद्रदामन याद कर लिया, रुद्रदामन, और एक याद कर लिया हमने रुद्र सिंह द्वितीय। मैं आपसे बोल रहा हूं कि हमें केवल और केवल शकों में दो राजा के नाम याद करने, रुद्रदामन और रुद्र सिंह द्वितीय। तो ये याद रख लेना, रुद्र सिंह तृतीय, तृतीय द्वितीय नहीं, तृतीय, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य ने मारकर प्रथम बार मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए थे इनकी खुशी में, क्योंकि इनको मारकर भगा दिया था ना। तो इतनी सी बात याद रख लेना। थोड़ी सी बात शकों के बारे में और याद रखो, वो क्या है? तो शकों के बारे में 4-5 जो फैक्ट बनेंगे उसमें 58 ईसा पूर्व उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर कर दिया या खदेड़ दिया और एक नया संवत चलाया जिसे हम विक्रम संवत कहते हैं। आज जो विक्रम संवत चल रहा है वो इसी साल या इसी शासन या शकों को हरा देने की खुशी में चलाया गया था। किसके द्वारा? विक्रमादित्य के द्वारा। तो विक्रमादित्य जो है उनके द्वारा शकों को हरा करके भगा दिया जाता है और उसी खुशी में एक संवत चलाया जा रहा है जिसे विक्रम संवत कहते हैं। विक्रम संवत को ही हम मालवा संवत या मालव संवत कहते हैं, क्योंकि इन्होंने मालवा पर कब्जा करने से, अधिकार करने से शकों को रोका था, इसलिए इसे मालव संवत भी कहा जाता है। तो याद रखना, मालव संवत पूछे तो भी वही है। मालव संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य द्वारा की जाती है। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था, जिसका शासन 130 से 150 ईसा गुजरात के बड़े भाग पर था और इसने काठियावाड़ में जो काठियावाड़ क्षेत्र है वहां पर सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। काठियावाड़ में ये कीचड़ वाली एक झील थी जिसमें से कीचड़ को साफ करवाकर उसने सुंदर झील सुदर्शन बनवाई थी। याद रखना, जिसका निर्माण मौर्यों द्वारा किया गया था उसको इसने फिर से ठीक किया। अभी गुप्त आएंगे तो उसे फिर से ठीक करवाएंगे। गिरनार अभिलेख, ये बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है। सबसे ज्यादा प्रश्न अगर बनते हैं शकों के बारे में तो वही इस पॉइंट से बनते हैं, गिरनार अभिलेख से। सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा का पहला कोई अभिलेख मिला। देखो, अभी तक जो अभिलेख होते थे वो पाली और प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। कौन सी भाषा में? इससे पहले के सभी जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख अगर आज की तारीख में हमें कोई प्राप्त है तो वो गिरनार अभिलेख है। और गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है? राजा रुद्रदामन से संबंधित है। उसने रुद्रदामन ने लिखवाया था वो। तो सबसे पहला संस्कृत अभिलेख या सबसे लंबा अभिलेख, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है तो वो भी गिरनार अभिलेख आंसर होगा। संस्कृत का पहला अभिलेख कौन सा है तो वो भी क्या आंसर होगा? गिरनार अभिलेख। तो ये शकों के बारे में हमें कुछ बातें याद रख लेनी है। एक छोटी सी बात ये याद रखना कि शक बहुत ज्यादा समय तक शासन नहीं करते, भगा दिए जाते हैं। अगले लोग आएंगे, देखो हमने 4 लोगों को लाना है। हिंद यमन पढ़ लिया हमने, फिर शक आएंगे, फिर पल्लव आएंगे और फिर कुषाण आएंगे। तो अभी शक के बाद पल्लव आते हैं। पल्लव तो भारत पे कब्जा कर ही नहीं पाते, पहले ही भगा दिए जाते हैं। ये पार्थियन या ईरानी लोग होते हैं या जो शकों के पीछे पीछे चलकर मध्य एशिया से भारत पर कब्जा करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन पार्थियन या पल्लव शब्द एक ही है। पार्थियनों का आक्रमण भारत में होता है तो भारत पर प्रथम पार्थियन आक्रमण जो है वहां के राजा माउस द्वारा किया जाता है। माउस माने चूहा, ये वही गणेश जी का जो वाहन है ना माउस, उसी की बात कर रहे हैं। इसका उल्लेख हमें खरोष्टी लिपि में जो मोया नाम का अभिलेख मिला या मोय अभिलेख से प्राप्त होती है, ये भी याद रख लेना।
वास्तविक जो संस्थापक होता है वो मिथ्रोडेटस कहलाता है या मिथ्रोडेटस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि माउस भारत पर कब्जा नहीं कर पाता है। ये जो मिथ्रोडोटस आता है ये थोड़े से क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। सबसे प्रसिद्ध राजा जो है वो गोंडोफर्नेस होता है, जो तक्षशिला पर अपना कब्जा करके तक्षशिला को राजधानी बना लेगा। अब तक्षशिला क्योंकि वर्तमान पाकिस्तान में, इसलिए हम लोड लेकर इसको पढ़ते नहीं है। आगे इससे गोंडोफर्नेस के साथ एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है सेंट थॉमस। सेंट थॉमस नामक ईसाई द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया जाता है, और जब वो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में प्रचार करने के लिए जाता है तो दक्षिणी क्षेत्र में अर्थात तमिलनाडु में उसको लोग मार देते हैं, और ये पहली धर्म के आधार पर की गई हत्या थी। जब भारत में कोई विदेशी आक्रमणकारी आया हो और उसने अपना धर्म प्रचार करने की कोशिश की और भारत के लोगों ने उसे मार दिया हो, ऐसा पहली बार इस सेंट थॉमस नाम के व्यक्ति के साथ होता है। इसीलिए बहुत सारे ईसाई चर्च जो है वो सेंट थॉमस के नाम से जाने जाते हैं। आज भी बहुत सारे चर्चों के नाम सेंट थॉमस है, क्योंकि यही वही सेंट थॉमस था जिसने पहली बार भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत की थी। तो पहलव या पल्लव, इनमें कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। 3 राजाओं के नाम याद रखना। पहला है माउस, दूसरा है मिथ्रोडोटस और तीसरा है गोंडोफर्नेस। गोंडोफर्नेस पहला वो राजा था जिसने कब्जा कर लिया, मिथ्रोडोटस वो राजा था जिसने कब्जा करने के लिए युद्ध जीत लिया, और माउस वो पहला राजा था जिसने कब्जा करने के लिए पहली बार आक्रमण किया। 3 राजा याद कर लिए। तो पल्लव जो है भारत पर कोई शासन वासन नहीं कर पाते। भारत के बहुत छोटे से हिस्से, कौन से छोटे से हिस्से, ये वाले छोटे से हिस्से जो वर्तमान में भारत भी नहीं है उस पर, यहाँ ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर वाले कुछ एरिया पर कब्जा कर लेते हैं और फिर उधर से ही भाग जाते हैं, भारत में अंदर आ ही नहीं पाते हैं। लेकिन अब इसके बाद हमें पढ़ना है चौथी शाखा जो कि कुषाण है। कुषाण भारत पर अच्छे से कब्जा करेंगे और बहुत समय तक शासन भी करेंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुषाण है, वही पढ़ना है। अब आते हैं हम कुषाणों की बात करने में। ये कुषाण भारत में कहां से आए? चीन से आए। कहां से आए? चीन से। तो याद रख लेना, ये चीन के यूची जाति के लोग थे। यूची, कौन सी जाति? यूची जाति के। इन्हें हम तोखरी भी कह सकते हैं और यूची भी कह सकते हैं। यूची भी कहा जाता है, तोखरी भी कहलाते हैं। इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और पुरुषपुर जो कि पाकिस्तान में है, कहां पर है? ये भारत का नक्शा अगर देखोगे तो यहाँ पुरुषपुर है। यहाँ तो पुरुषपुर पर पहली राजधानी बनाते हैं कब्जा करके, और दूसरी राजधानी मथुरा को बना देते हैं। तो कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा है और पहली राजधानी पुरुषपुर पेशावर है। पेशावर पाकिस्तान में है, याद रखना। इनके राजाओं का क्रम हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। पहला राजा है क से कुषाण, क से ही कुजुल कटफिशेस और क से ही कनिष्क। 3 नाम जरूर याद रख लेना। क से ही कुजुल, कुजुल कटफिशेस, कटफिशेस, कुजुल कटफिशेस, फीस को कट करके किए इसने शासन किया। भारत में सर्वप्रथम कुजुल कटफिशेस नामक कुषाण शासक ने आक्रमण करके पश्चिम उत्तर क्या होता है भैया? ये भारत का नक्शा अगर देखें तो ये हो जाएगा पश्चिम और ये हो जाएगा उत्तर। तो इस वाले हिस्से पर कब्जा कर लिया, पश्चिम उत्तर हिस्से पर कब्जा किया। तो भारत में कुषाणों की शुरुआत जो चीन से आए भारत में आक्रमण किया वो कुषाणों के साथ होती है। दूसरा उसका बेटा होता है विम कटफिशेस। इसके बारे में बात याद रख लेना। भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक जिसके सिक्कों पर शिव की आकृति और नंदी बेल त्रिशूल की आकृति होती थी। इससे ये पता चलता है कि जो ये कुषाण थे ये शंकर भगवान के प्रवर्तक थे या पूजक थे, जो बाद में कनिष्क पर आते बौद्ध बन जाएंगे। तो सिक्के चलाने का काम किसने किया था? विम कटफिशेस ने किया था, ये भी याद रख लेना। उसके बाद तीसरा राजा आता है कनिष्क। बस ये 3 राजा याद रखने हैं हमें। और अंतिम राजा वासुदेव द्वितीय होता है। कौन होता है अंतिम शासक? वासुदेव द्वितीय। 4 बातें याद कर लो, 4 राजा के नाम याद कर लो। बातें तो 8-10 हम कनिष्क में याद रखेंगे। तो अब सीधा सबसे महत्वपूर्ण राजा कनिष्क पढ़ लेते हैं। कनिष्क जो बहुत बेहतरीन और अच्छा राजा है, जो भारत में बहुत सुधार काम करने वाला है। क्या करेगा ये अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर और दूसरी राजधानी मथुरा को बना लेगा। ये अपनी राज्यरोहण की तिथि अर्थात सिंहासन पर जब ये बैठता है, जब ये राजा बनता है, उसे हम राज्यरोहण कहें, वो 78 ईस्वी। अब यहां से हम याद रखना ईस्वी में चालू हो गए ना, ईस्वी में बात कर रहे हैं। तो 78 ईस्वी में भारत में शक संवत चलाता है।
अब शक संवत क्यों चलाते? क्योंकि ये शकों से सिंहासन को छीन करके अपनी विजय को दर्शाने के लिए शक संवत चला रहा है, और यही शक संवत आज भी भारत में फॉलो किया जाता है। आपका जो कैलेंडर वर्तमान में चल रहा है ना, जब हम कहते हैं कि 2025 चल रहा है, तो कैसे चल रहा है? शक संवत के अनुसार चल रहा है। हम कौन से कैलेंडर का पालन करते हैं? शकों के कैलेंडर का पालन करते हैं, शक संवत का पालन करते हैं। तो इस शक संवत की शुरुआत जो है वो 78 ईसा पूर्व में, 7-8 ईसा पूर्व में, याद कर लो, इजी पड़ेगा। 7-8 ईसा पूर्व ईस्वी में कनिष्क द्वारा की गई थी, या कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। कुंडलवन जो कि एक नगर है, कुंडलवन कश्मीर में है, और कश्मीर की स्थापना कौन करेगा? कनिष्क करेगा। तो कुंडलवन जो कि कश्मीर में है, वहां पर चौथी बौद्ध संघी थी। बौद्धों की 4 सभाएं हुई है, मैंने कोड बनाकर आपको याद करा रखा है, रस वगैरह पी के मेरे साथ मेरे वाले एके में, जो आखिरी वाला के फॉर कनिष्क, तो उस संगीति का आयोजन ये कनिष्क करवाता है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का प्रवर्तक होता है। और यहीं पर इस चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बटेगा, जिसमें वो एक शाखा महायान और एक शाखा हीनयान हो जाएगी। याद रखना, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में होती है? किसके शासन काल में होती है? कनिष्क के शासन काल में। कहां होती है? कुंडलवन में होती है। कुंडलवन कौन सी जगह पर है? तो कुंडलवन कश्मीर में है, याद रखना। और कश्मीर की स्थापना भी कनिष्क द्वारा ही की जाएगी। यहाँ पर बौद्ध धर्म 2 भागों में बट जाता है। पहली शाखा हीनयान कहलाती है और दूसरी शाखा महायान कहलाती है। ये पॉइंट याद रख लेना। कनिष्क के समय में ही भारत में 2 नवीन शैलियां, कौन कौन सी शैली? एक गांधार कला और एक मथुरा कला का शुरुआत होती है। याद रखना, गांधार कला को भारत में शुरू करने का श्रेय किसे है? कुषाणों को है। कनिष्क ने चीन से रोम तक जाने वाले सिल्क मार्ग में 3 प्रमुख शाखाएं बनाई और उन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। याद रखना, सिल्क रूट की शुरुआत किसने की? कुषाणों ने की। क्योंकि देखो, भारत में तो अभी तक रेशम जो है, सिल्क माने सिल्क, ये लो सिल्क जो है, जिसे हम रेशम कहते हैं, रेशम मार्ग कहेंगे। रेशम पैदा नहीं होता है, तो कहां से आएगा? तो ये भारत है। तो भारत में अगर रेशम पैदा नहीं होता है, और ठंड सबसे ज्यादा यूरोप में पड़ती है, लेकिन यूरोप वालों को चीन नहीं पता, तो चीन से रेशम लेकर के जाने वाला एक रास्ता, जिसे हम रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहेंगे, उसकी शुरुआत कौन करेगा? ये कुषाण करेंगे। क्योंकि कुषाण कहाँ के रहने वाले हैं? चीन के। और चीन में खूब ज्यादा मात्रा में क्या पैदा होता है? रेशम पैदा होता है। ये पॉइंट याद रख लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, हमने ये बात की। उसके बाद पढ़ते हैं आगे, कुषाणों ने और भारत में क्या किया? कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। क्या चलाए? शुद्ध सोने के। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो, सबसे पहली बार सोने के सिक्के किसने चलाए? हिंद यवन शासक या यवनों ने चलाए। लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? तो शुद्ध सोने के सिक्के अर्थात 124 ग्रेन के सिक्के जो थे वो कुषाणों ने चलाए। और सर्वाधिक तांबे के सिक्के भी इन्हीं लोगों ने चलाए थे। कि तांबे वाला फैक्ट आपसे पूछेगा नहीं, सोने वाला ही पूछेगा। कनिष्क की राज्यसभा में अनेक विद्वान होते थे जिन्होंने भारत के ज्ञान को बहुत फेमस किया, और भारत के ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाकर भारत को विश्व गुरु बनाने की बात की। उनमें पहला था अश्वघोष। अश्वघोष जो है बौद्ध दार्शनिक था, बौद्ध व्यक्ति था, जिसने किताब लिखी है बुद्ध चरितम, जिसे आज भी बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बौद्ध धर्म का रामायण क्या है, तो अश्वघोष द्वारा लिखी गई बुद्ध चरितम, क्या बुद्ध चरित्रम को रामचरितमानस कहा जाता है बौद्ध धर्म की। इसने सोदरानंद नाम का किताब भी लिखा है। अगला व्यक्ति नागार्जुन है, जो कनिष्क के दरबार में है, जो कि एक प्रकांड पंडित है। उसी ने शून्यवाद और सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया है, इसीलिए उसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो इस नागार्जुन को कहा जाता है, याद रख लेना। इसकी पुस्तक का नाम है माध्यमिका सूत्र। क्या नाम है? माध्यमिका सूत्र। अगला व्यक्ति चरक, जिसने भारत में पहला ऑपरेशन किया, तो चरक ने किताब लिखी चरक संहिता, जो एक चिकित्सक है। अगला है संघरक्ष,
ये व्यक्ति कनिष्क का पंडित है। कनिष्क के दरबार में जो भी काम होता है वो ये संगरक्ष नाम का व्यक्ति करता है। पार्श्व, वात्स्यायन, ये लोग भी इसी के दरबार में। वात्स्यायन कामसूत्र नाम की किताब लिखेगा। वसुमित्र ये महाविभाषा सूत्र लिखेगा, और ये महाविभाषा सूत्र जो है वो बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहलाती है, साइक्लोपीडिया कहलाती है। इनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है बौद्ध धर्म का? तो इसे कहा जाता है महाविभाषा सूत्र नाम की किताब को, जिसकी रचना कौन करता है? वसुमित्र करता है। वसुमित्र किसके दरबार का व्यक्ति है? तो वसुमित्र जो है वो किसके? कनिष्क के दरबार का रहने वाला है। तो ये विद्वान जो है वो किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे, याद रख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। कनिष्क ने हमारे यहाँ और या कुषाणों ने हमारे यहाँ क्या क्या काम कर दिए? कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वस्तु कला के क्षेत्र में होता है, और इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमाओं का निर्माण करना शुरू होता है। भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमाएं अर्थात गांधार और मथुरा कला का शुरुआत इस काल में हो गया है। रेशम बनाने की तकनीक जो है वो चीन से अपने साथ ये लोग लेकर आए हैं। अब पहली बार भारत में रेशम उत्पादन शुरू होगा, क्योंकि यही लोग रेशम उत्पादन करते थे। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलाए। चीनी जनरल या चीनी एक सेनापति, जनरल माने सेनापति, तो सेनापति जो है क्या नाम है उसका? पेन चाओ, वो हमारे भारत के इस राजा कनिष्क को हरा देता है। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन कश्मीर में होती है, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? वही व्यक्ति जिसने अभी एक विश्वकोश नाम की किताब लिखी है, वसुमित्र। किसने लिखी? वसुमित्र। वसुमित्र ने क्या लिखा? महाविभाषा सूत्र। महाविभाषा सूत्र जिसे क्या कहते हैं हम? बौद्ध धर्म का विश्वकोश। क्या कहते हैं? इनसाइक्लोपीडिया। ये पॉइंट याद रखना, सारे एक दूसरे से कनेक्ट करके रखना। हमने बहुत देर से 4 बातों पर फोकस किया। कितनी बातों पर? सबसे पहले 4 राजा अब विदेशी आक्रमणकारी भारत में आते हैं। सबसे पहले यवन आते हैं, हिंद यवन, याद रखना इनका नाम है। हिंद यवन के बाद शक आते हैं, शक के बाद पल्लव आते हैं, पल्लव के बाद कुषाण आते हैं। सबसे पहले हम फिर से इसे एक बार रिवाइज करा दें। हिंद यवन में हमने केवल मिनांडर को याद रखना है, शकों में हमने केवल रुद्र दामन को याद रखना है, और साथ में रुद्र सिंह तृतीय जो है वो इसका अंतिम शासक है, ये याद रख लेना है। पल्लव में हमें किसी राजा का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो 3 नाम याद रख सकते हो, बहुत महत्वपूर्ण है। गोंडो फर्निस, क्या नाम है? गोंडो फर्निस। और कुषाणों में हमें 3 राजा याद रखने हैं। कुजुल कटफिसस पहला आदमी है, उसका बेटा है विम कटफिसस, उसका बेटा है कनिष्क, और उसके बाद तो बहुत सारे राजा आते हैं लेकिन कोई काम के नहीं है। वासुदेव द्वितीय, वासुदेव द्वितीय जो है वो इसका अंतिम शासक बनता है, और कहानी खत्म हो जाती है। अब फिर से भारत में एक नया राजा आएगा जिसे गुप्त साम्राज्य कहेंगे, और यहाँ से गुप्त जो टूटे फूटे भारत हैं उसे फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे और पूरे भारत को एक कर देंगे, और भारत में स्वर्ण काल या भारत में साहित्य का स्वर्ण काल शुरू होगा। भारत में साहित्य का सृजन शुरू होगा और भारत एक समृद्ध देश बन जाएगा, जब भारत एक विश्व गुरु के नाम से जाना जाने वाला देश होगा। सर्वाधिक सोना भारत में, सर्वाधिक ज्ञान भारत में, सर्वाधिक शिक्षा भारत में, पूरी विश्व के लोग शिक्षा लेने के लिए भारत आएंगे। हम देखेंगे कि वहां चीनी यात्री हनसांग फाइयान जैसे लोग भारत में आ रहे हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भारत विश्व में ज्ञान का केंद्र बन जाता है। बौद्ध धर्म जो है वो ज्ञान का केंद्र बनता है, और ज्ञान का केंद्र भारत बनता है बुद्धों की वजह से। तो ऐसी पूरी स्टोरीज हमें आगे याद रखनी है। आप सभी ने इस लेक्चर को अटेंड किया, उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद। आपके कमेंट करने में बड़ी समस्या है भैया, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूं ये समझ आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताया करो। विशेष रूप से मैं आग्रह करता हूं कि बताया करो, क्योंकि हमें इसी से तो पता चलता है कि आपको समझ आया है कि नहीं आया है। आपके समझ आने का बात हमें कैसे पता चलेगा? वो कमेंट से पता चलेगा। तो आग्रह है कि कमेंट जरूर किया करें। विशेष रूप से धन्यवाद सभी लोगों को इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।